अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोइन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बफर मेकिंग इन लैब के बारे में। बेसिकली एज वी नो कि ये एक बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ है जिसमें हम लोग वाटर बेस्ड बायोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द वीडियो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सीरीज़। सो अब आइए डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी मेक अ बफर इनसाइड अ लैब। सो एज वी नो कि हम लोग इस सीरीज़ में पिछली 2 वीडियोज़ में कंसेक्टिवली बफर को डिस्कस कर रहे हैं। इनिशियल मतलब कि इस सीरीज़ की मतलब कि बफर सीरीज़ की जो पिछली 2 वीडियोज़ थी उसमें जो एक वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि बफर इटसेल्फ होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़, वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरी में हम लोगों ने बात की कि लिविंग सिस्टम में कौन कौन से बफर हमारे पास होते हैं, मतलब कि हमें बफर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और फिर हम लोगों ने जो बफर इन ब्लड है उसको हम लोगों ने डिटेल में समझने की कोशिश की। सो आज उसी सीरीज़ की, उसी बफर लिंक्ड वीडियोज़ के लास्ट एंड थर्ड वीडियो है एंड आई थिंक ये इस सीरीज़ की भी आखिरी वीडियो है वाटर सीरीज़ की। ओके, सो भाई ये बात करते हैं कि हाउ कैन वी मेक अ बफर। तो अगर स्ट्रक्चरली किसी भी बफर को डिफाइन करें तो हमें ये पता है कि जो आपके पास बफर होता है, बफर वो क्या होता है बेसिकली। बफर इज अ वीक एसिड, राइट, और आप उसमें उसकी कॉन्जुगेट बेस मिला दें। क्या मिला दें? कॉन्जुगेट बेस। और आपको पता है कि जो कॉन्जुगेट बेस है वो आपके पास नेचर में अवेलेबल नहीं होती, तो आप उस कॉन्जुगेट बेस की जगह आप क्या यूज़ करते हैं? आप यूज़ करते हैं उसका सॉल्ट, जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना होता है। जो वीक एसिड यहाँ आप यूज़ करेंगे सॉल्ट के अंदर, वही वीक एसिड आप उस बफर मेकिंग में यूज़ करेंगे। या इन शॉर्ट यूँ कह सकते हैं कि जिस वीक एसिड से आप बफर बनाएंगे उसी वीक एसिड से आपका सॉल्ट बना होना चाहिए। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल डेफिनेशन ऑफ अ बफर के बफर एग्जैक्टली ये होता है। अच्छा, अब बफर बनाने के 2 तरीके हैं। देयर इज 2 वेज। नंबर 1 बेसिकली इज दैट कि आप डायरेक्ट मेथड से बनाएं, डायरेक्ट मेथड। एंड नंबर 2 इज दैट कि आप इनडायरेक्ट मेथड से बनाएं। नंबर 2 इज योर इनडायरेक्ट मेथड। सो अब आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि आपने इस सीरीज को फॉलो करना है, यानी आपने वीक एसिड लेना है, ठीक है, और उसमें सॉल्ट मिला देना है। कौन सा सॉल्ट? जो कि इस वीक एसिड और किसी स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हो, राइट। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने एक वीक एसिड लिया, मतलब आपने बफर बनाने के लिए एक वीक एसिड लिया, CH3COOH। आपको पता है वीक एसिड है, इसने पार्शली डिसोसिएट करना है इनटू एसीटेट आयन। इट इज एसिटिक एसिड एज वी नो, C नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। सो ये इसकी एसिड की डिसोसिएशन हो गई और आपने इसके सॉल्ट की जगह आपने यूज़ किया सोडियम एसीटेट, CH3COO दिस इज द सॉल्ट। और आपको पता है कि ये जो सॉल्ट है ये इस वीक एसिड और प्लस NaOH जो Na है ये कहाँ से आया है? ये आपके पास आया है NaOH विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो हो गया ना पूरा आपका जो रूल था, स्ट्रॉन्ग बेस आपने यूज़ करनी थी। और आपको पता है कि कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा इनटू सोडियम पॉजिटिव प्लस एसीटेट नेगेटिव, राइट देयर। सो दिस इज द डायरेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ बफर। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है? इनडायरेक्ट मेथड ये कहता है कि आप किसी 2 ऐसी चीज़ों का रिएक्शन करवाएं, ठीक है, जिनमें से एक स्ट्रॉन्ग हो और एक वीक हो, यानी एक उसमें वीक लाजमी हो, ठीक है, और दूसरी आपके पास स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। और उन दोनों रिएक्शन के रिजल्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट आए वो कुछ ये आए कि आपके पास वीक एसिड बचे और प्लस उन दोनों के रिएक्शन में से आपके पास एक सॉल्ट आए, राइट, जो इस वीक एसिड और उस स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस का बना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं आपके पास HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, राइट। आपको पता है ये एक वीक एसिड है, राइट। सो आप इसका रिएक्शन करवा दें किसी भी स्ट्रॉन्ग चीज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूँ NaOH। तो आपको पता है कि जब ये रिएक्ट करेंगे इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ना, तो ये कंप्लीटली इसके साथ रिएक्ट करेगा और जो रिजल्ट आपके पास होगा वो होगा सोडियम साइनाइड प्लस वाटर H2O। हालांकि इस वक्त आपने देखें एक वीक एसिड लिया और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो इट इज व्हाट? सोडियम साइनाइड, मतलब के सॉल्ट विच इज फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि अब आपके पास, अच्छा एक और बात, ये जो इनडायरेक्ट मेथड है इसमें रूल ऑफ थंब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग, वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होना चाहिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि कंसंट्रेशन में कम होता है, मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग है कंसंट्रेशन में ये डिक्रीज्ड होना चाहिए, या आप यूँ कह सकते हैं लो होना चाहिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में पहले खत्म हो, मतलब कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होनी चाहिए और इसकी ज़्यादा होनी चाहिए।
तो यानी कि जब रिएक्शन खत्म होगा तो ये बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ना। तो अगर ये बच जाएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास HCN बच गया और इस रिएक्शन के नतीजे में आपके पास क्या बना, सोडियम साइनाइड, तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, बफर है ना। यानी कि इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि आप दो किसी ऐसी चीज़ों को रिएक्ट करवाएं जिसमें से एक आपके पास वीक एसिड हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा बफर बनाना है। बिकॉज आपको पता है ना कि जो बफर है उसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एसिडिक एंड बेसिक। अगर आपने एसिडिक बफर बनाना है तो आपने वीक एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करवाना है। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, आप बेस भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इन दोनों का मिक्सचर जो सॉल्ट है वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने, लेकिन जो रूल ऑफ थंब है वो आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास स्ट्रॉन्ग आप यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस्ड और सॉल्ट, वो शुड बी लिमिटिंग रिएक्टर, मतलब वो कंसंट्रेशन में कम होना चाहिए। होगा कुछ यूं कि वो स्ट्रॉन्ग आपके पास इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग रिएजेंट आपके पास इस वीक एसिड से रिएक्ट करेगा जो कि कंसंट्रेशन में कम होगा, और जब वो रिएक्ट करेगा तो रिजल्ट करेगा इनटू सॉल्ट विच इज फॉर्म वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और आपको पता है कि ये कंसंट्रेशन में कम होगा जो वीक कंपोनेंट होगा, और ये ज्यादा होगा, मतलब कि रिएक्शन एंड होने के बाद ये बचा रहेगा और आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बन जाएगा जो कि एज अ बफर काम करेगा, एज वी हैव सीन इन दिस केस, राइट। सो हियर इज हाउ यू कैन मेक इनडायरेक्टली अ बफर। सो अब आइए बात करते हैं कि जो केमिस्ट्री में, अच्छा इस वीडियो में हम लोग इसको फोकस करेंगे कि डायरेक्ट मेथड क्या है, बिकॉज डायरेक्ट मेथड मोर कन्वेंशनल है, ठीक है, और इसमें हम लोग प्रिसाइसली ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग किस तरह से बफर बना सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड भी है लेकिन वो इतना ऑथेंटिक मेथड नहीं, बिकॉज मोस्टली लोग इस पर डिपेंड नहीं करते। वो जब लैब्स में काम करते हैं तो दे यूज डायरेक्ट मेथड, और वो बहुत आसान भी उससे बनाना, और आपको उसमें अलग से पीएच मेंटेन नहीं करना पड़ता। बिकॉज होता कुछ है कि जब आप इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं तो आप बना तो लेते हैं लेकिन उस पीएच तक जहां तक आपको उस बफर को वर्क के लिए लाना है, बिकॉज आप पता है ना कि आप पीएच को देखकर बफर बनाते हैं। अब हम समझेंगे किस तरह से, लेकिन आप पीएच को देखकर बफर बनाते हैं। तो होता कुछ है कि बाज़ औक़ात उस बफर का पीएच उस मेंटेन करने वाले पीएच से ऊपर ही नीचे होता है, तो आप उसमें एसिड या बेस डालकर उसको अरेंज करते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड इतना कन्वेंशन होता है कि आपको एग्जैक्ट पता होता है कि जब आप बफर बनाते हैं तो वो आपके उस मेंटेन रखने वाले पीएच के बिल्कुल इर्द गिर्द होता है। वो किस तरह से होता है आइए डिस्कस करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ बफर मेकिंग। अच्छा, सो इस मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, मतलब कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जिसको फॉलो करके आप बफर बना सकते हैं। आइए सो वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। सो जो आपका स्टेप नंबर 1 है तो वो ये है कि चूज एसिड और बेस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल चूज एसिड whose pKa is closest to pH you want to maintain। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आप एक लैब के अंदर हैं जहाँ पर आपको एक बफर चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने उसमें कुछ स्टोर करना है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और आपको उसमें पीएच मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल आपको पीएच चाहिए अराउंड 6 का, मतलब कि 6 के इर्द आपको, मतलब कि एक ऐसा बफर चाहिए जो कि 6 पीएच को मेंटेन कर सके। अच्छा, सो अब हमें किस तरह से पता लगेगा कौन सा बफर कौन सा पीएच मेंटेन कर सकता है। एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ये आपके पास एक पिक्चर है जिसमें आपके पास डिफरेंट किस्म के वीक एसिड्स और उसके पीकेएस हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि किस एसिड का पीकेए हमारे उस पीएच से मैच कर रहा है या क्लोज है उससे जो हम मेंटेन करना चाहते हैं। बिकॉज आपको पता है कि जब पीएच पीके के बराबर होता है, हम लोगों ने टाइट्रेशन कर्व में बात की थी, अगर आपने वो पूरी सीरीज देख के आए तो आपको पता होगा कि जब भी पीएच पीके के बराबर होता है या उसके इर्द गिर्द होता है तो उस वक्त जो आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन है वो उसकी कॉन्जुगेट बेस के तकरीबन बराबर होती है। और जब एसिड की कंसंट्रेशन उसके कॉन्जुगेट बेस के बराबर होती है, राइट, तो उस टाइम के ऊपर वो जो एसिड है या वो जो सिस्टम है, ठीक है, वो एज अ बफर बिहेव कर रहा होता है। अब आई होप सो कि आपने वो पूरी सीरीज पीछे से देख के आए ताकि आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल पेश ना आए, राइट। अच्छा, सो आपके पास फर्स्ट क्या था, फर्स्ट आपने उस फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से चार्ट होगा एज यू आर सीइंग एंड एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस क्लिप के आपके पास ये चार्ट है, ठीक है, इसमें आपके पास डिफरेंट किस्म के वीक एसिड्स, ठीक है, उसकी कॉन्जुगेट बेस भी बनी हुई है, उसका एसिड का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है और उसके जितने भी पीकेए हैं वो सब बना हुआ है। तो आपने उस वीक एसिड को चूज करना है जिसका पीके आपके उस पीएच से क्लोजेस्ट है, या इक्वल हो तो सबसे बेहतर है और क्लोज होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, कितना क्लोज हो, बिकॉज आपको पता है कि जो बफर की बफरिंग जोन होता है, जो आपका बफर का बफरिंग जोन होता है, बफरिंग जोन यानी जहां तक वो
अपना पीएच मेंटेन कर सकता है, राइट। तो कहते हैं कि अगर उसका जो पीएच है, मतलब जो पीएच मेंटेन करना है, ठीक है, अगर वो +-1 उसके पीके के बराबर है, तो उस रीजन में, उस पीएच के ऊपर वो जो बफर है वो काम कर सकता है। साल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक एसिड है जिसका पीके है आपके पास 8, राइट, पीके इज 8। तो फॉर एग्जांपल आप उस 8 को 9 पीएच मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज 9 इज +8। इस तरह से आप उसको 7 पीएच मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो मतलब कि अगर आपने किसी भी एसिड से, किसी भी वीक एसिड से एक खास पीएच मेंटेन करवाना है, तो आपने देखना है कि वो पीएच जो आप मेंटेन करवाना चाहते हैं वो उसके +-1 पीके के बराबर हो। तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपने पीके चूज कर लिया और आपको वो वीक एसिड मिल गया जिसका पीके आपके पीएच से क्लोजेस्ट था। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कॉन्जुगेट बेस ओवर एसिड का रेशो जो आप लोग हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं, आपने वो रेशो फाइंड करना है। यू हैव टू रेशो जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड वाया हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ऐसे फॉर एग्जाम्पल देखें कि जो हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन है, अगर मैं वहां पर लिखूं तो वो कुछ इस तरह से कि पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस log to the base 10 of concentration of conjugate base, right, over concentration of acid। तो आपको पता है कि pH आपको पता है बिकॉज आपने उसको देखकर ही वो एसिड चूज किया, पीके तो आपको पता है, राइट। अब आपने क्या करना है कि इस फॉर्मूले से ये जो ये रेशियो है, राइट, ये आपने, यानी ये जो कॉन्जुगेट बेस और उसके एसिड का जो रेशियो है वो आपने फाइंड करना है बाय दिस फॉर्मूला। कर लेंगे, राइट। सो यू हैव फाइंड द रेशियो। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कैलकुलेशंस करनी है। थर्ड स्टेप इज योर कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्ट। इन शॉर्ट जो आपके पास जो कॉन्जुगेट बेस होगी, ठीक है, उसका आपने मास फाइंड आउट करना है। ये पूरा हम लोग एग्जाम्पल के तो समझ के देखेंगे कि किस तरह से होगा। और फिर आपने आखिरी स्टेप ये है कि आपने यू हैव टू एड और मिक्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, विद एसिड, और आपने मिक्स किया। सो व्हाट रिजल्ट इज योर बफर, राइट। सो आई होप सो कि आपने ये नोट किया होगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू रेज इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल कि हाउ डज यू कैन डू दैट। फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपको बफर बनाना है, राइट। यू हैव टू मेक अ 500 मिलीलीटर यानी 0.5 लीटर बफर, राइट, विद pH इक्वल्स टू 5, राइट। और उसमें जो आपने एसिड की कंसंट्रेशन यूज करनी है वो होनी चाहिए 0.1 मोलर, यानी 0.1 मोलर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। सो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको 500 ml बफर प्रिपेयर करना है जिसका pH हो आपके पास 5, राइट, और उसका जो आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन आपने यूज करनी है वो है 0.1 मोलर। सो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये चार्ट आपके सामने है। आप इसमें से देखें कि वो कौन सा ऐसा वीक एसिड है जिसका जो pKa है वो इस 5 pH से क्लोजेस्ट है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आपके पास एसिटिक एसिड है। सो अगर आप यहाँ पर देखें इसका pKa तो ये है 4.74 विच इज क्लोज टू 5, यानी कि ये +-1 की रेंज के अंदर है। मतलब आपको कितना मेंटेन करना है, pH 5, आपका pKa कितना है 4.74, परफेक्ट, राइट। मतलब कि आपने एसिड चूज कर लिया। सो व्हाट इज द एसिड, एसिड इज योर एसिटिक एसिड, यानी CH3 COOH, whose pKa equals to 4.74, राइट। सो अब आइए, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप था जो कि मुकम्मल हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, आपने वो रेशो फाइंड करना है। कौन सा रेशो, कॉन्जुगेट बेस ओवर एसिड, राइट। सो हियर इज योर हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन, pH equals to pKa plus log to the base 10 concentration of conjugate base over concentration of acid। तो pH आपके पास कितना था, 5 minus 4.74 equals to log this all, मतलब कि ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पर इस तरह से, राइट, ये अच्छा। सो 5 minus 4.74 equals to 0.26 log concentration of conjugate base over concentration of acid।
सो मुझे यहाँ पर इसकी मतलब कि एंटी लॉग लेना पड़ेगा, सो इट विल बी समथिंग 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.26, सो इट विल बी ए नेगेटिव कंसंट्रेशन, मतलब कि कंजुगेट बेस कंसंट्रेशन ओवर एसिड कंसंट्रेशन। तो अब आप ये अगर फाइंड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.82। तो ये आपके पास रेशियो आ गया, एंड फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्ट दैट यू आर एडिंग। किस तरह से, आइए देखते हैं। ओके, तो आपके पास बफर का वॉल्यूम कितना था, 500 ml, ठीक है, और आपके पास इस एसिड की कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1, राइट। तो अगर मोलैरिटी को देखें तो मतलब कि पॉइंट मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। हमें यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ताकि हम इस फॉर्मूले को यूज करके इस कॉन्जुगेट बेस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकें। और कॉन्जुगेट बेस के नंबर ऑफ मोल अगर आपके पास आ गए तो आपको पता है कि इसका जो सॉल्ट है विच इज गोइंग टू बी सोडियम एसीटेट, आप इसके जो मॉलिक्यूलर मास है उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप वहाँ से इसका मास निकाल सकते हैं, राइट। तो आइए फाइंड करते हैं। तो इसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी है, 0.1, ठीक है, 0.1, एंड जो इसके पास आप मतलब कि जो आपके पास इसकी जो वॉल्यूम है वो कितना था एग्जैक्टली 0.5 लीटर, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 0.5 इंटू 0.1, आई थिंक इट इज 0.05, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इन 0.1 मोलर कंसंट्रेशन इज 0.05। ये 0.1 कहाँ से आया, बिकॉज आपको पता था ना कि जो आपने एसिड यूज करना है उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और आपके पास वॉल्यूम यहाँ पर गिवन था 0.05, तो आपने वॉल्यूम पुट किया और यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गए। अच्छा, सो आपको पता है कि नंबर ऑफ मतलब कि इन दोनों का जो रेशो था, रेशो कितना था, रेशो था आपके पास 1.82 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव, मतलब के कॉन्जुगेट बेस ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सो आपके पास एसिड के नंबर ऑफ मोल कितने, 0.05। सो जब आप इस 0.05 को यहाँ लेके आएंगे, सो कंसंट्रेशन ऑफ यानी इन शॉर्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1.82। सो आपके पास कॉन्जुगेट बेस के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे अबाउट 0.091 moles. Let me check. So these are the number of moles that you are going to add in 0.5 liter acetic acid. But आपको पता है कि आप 0.05 0.091 कैसे फाइंड करेंगे। So आपको पता है कि जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं and it is equals to mass upon molecular mass. So mass जो होगा वो बराबर होगा n into m, यानी नंबर ऑफ मोल्स व्हेन आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद मॉलिक्यूलर मास, तो आपके पास इसका मास आ सकता है। अच्छा, सो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, इट इज 0.091। तो जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है ऑलमोस्ट 82.04, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, बिकॉज आपको पता है आपने मल्टीप्लाई करना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो जो आपके पास फाइनल मास निकल के आएगा, सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7.465 ग्राम। मतलब कि जब आप 7.465 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट 0.5 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड में डालेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वही होगा कि आपने 500 मिलीलीटर यानी 0.5 लीटर बफर बनाया जिसका pH 5। आपने क्या करना है, आपके पास फॉर एग्जांपल ये जार है जिसमें आपके पास एसिटिक एसिड है, आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड, कितना 0.5 लीटर, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है एग्जैक्टली 0.1 सी। आपने उसके अंदर क्या करना है, आपने उसमें 7.465 सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA इसके अंदर डालना है और मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो होगा बफर विच इज 0.5 लीटर, ठीक है, विद pH 5। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एक्चुअली बफर इन योर लैब, एंड ये जो मेथड है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। सो आई होप सो कि आपको ये मेथड समझ आया होगा। अब आइए बात करते हैं कि हाउ कैन वी क्रिएट अ बेटर बफर, मतलब कि आप किस तरह से बफर की जो बफर कैपेसिटी है उसको आप लोग किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। सो नाउ लेट अस टॉक दैन कि हाउ टू इंक्रीज बफर कैपेसिटी, यानी आप बफर कैपेसिटी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। ओके,
सो बफर कैपेसिटी को इंक्रीज करने का समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बफर कैपेसिटी क्या होती है। हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर रखा है, लेकिन आइए इसको फिर से डिस्कस करते हैं। बफर कैपेसिटी यानी जिसको आप लोग शॉर्ट में BC नहीं कहेंगे, BC बिल्कुल नहीं कहेंगे, BC बहुत अच्छा लफ्ज़ होता है, वो हम लोग यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। बफर कैपेसिटी, सो बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स of H positive or OH negative ions which is required to change the pH by 1 unit। यानी कि एक बफर फॉर एग्जांपल जिसका pH फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए 7 है, अगर उस pH को आपने 8 करना है या उस pH को आपने 6 करना है, दोनों केस में आपको कितनी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, आइदर H पॉजिटिव की या आइदर OH नेगेटिव की। फॉर एग्जांपल मतलब कि ये स्लैश का क्या मतलब है, H पॉजिटिव या OH, मतलब इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आपने 7 से 8 लेके जाना है, आपने pH बढ़ाना है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम करनी है, तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, OH नेगेटिव। और आपने इसको बढ़ाना है, मतलब कि इसका जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव का वो बढ़ाना है, मतलब कि pH कम करना है, तो आप लोग यहाँ क्या डालेंगे, H पॉजिटिव। मतलब कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आपको चाहिए ताकि आप 1 यूनिट pH चेंज कर सकें किसी भी बफर का। सो देयर आर 2 मेथड बाय विच यू कैन इंक्रीज द बफर कैपेसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक ऐसा एसिड चूज करना है जिसका pKa शुड बी क्लोजेस्ट टू योर pH, यानी जो pH आप मेंटेन रखना चाहते हैं, राइट, उसके इक्वल हो आपका वो pK उस एसिड का जो आप उस बफर में यूज करने वाले हैं। नंबर 2 इज दैट increase the concentration of conjugate base, ठीक है, और उसके एसिड की, मतलब कि एसिड की और उसके कॉन्जुगेट बेस की जो आपने कंसंट्रेशन यूज करनी है। फॉर एग्जांपल पिछले केस में जो आप लोगों ने एग्जांपल देख के आए उसमें हम लोगों ने 0.1 मोलर एसिड यूज किया था ना, अगर फॉर एग्जांपल उसको हम लोग उसकी कंसंट्रेशन मतलब कि 0.1 से 0.9 ले जाएं, और इस तरह से जो उसी के हिसाब से जो आपके पास उसका जो सॉल्ट का मास आएगा वो भी बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप इसकी कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे इसकी, मतलब कि कॉन्जुगेट बेस की, प्लस ये प्लस अच्छा, मतलब कि ऐसा ना हो कि आप इनमें से किसी एक की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें और दूसरी की ना करें, मतलब इन दोनों की अगर आप कंसंट्रेशन किसी भी बफर में इंक्रीज करेंगे तो उस बफर की जो बफर कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, जैसे थर्ड वे, ये एक मेथड नहीं है बल्कि एक टिप है जो कि एक्सपीरियंस से हासिल हुई है। मतलब कि वो ये है कि आपने ये पहले से एज्यूम करना है कि जो मेरा pH चेंज है वो किस तरफ होगा, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आप एक ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको बफर की ज़रूरत है, लेकिन आपको पता है कि उस रिएक्शन में जो आपका pH है वो आपके पास नीचे जाएगा, मतलब कि एसिडिक मीडियम में जाएगा। तो उस केस में आप क्या करें, उस केस में फॉर एग्जांपल आप उसके pKa शुड बी लेस देन pH, यानी कि जब pH मजीद नीचे जाएगा, अगर pH नीचे जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो pH है वो pKa के बराबर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, आई थिंक ये आपको ये वाला पॉइंट समझ नहीं आएगा। मैंने कहा कि आपने प्री एज्यूम करना है, देयर इज अ प्री एज्यूमिंग, मैं इसको प्री एज्यूमिंग का नाम देता हूँ, प्री एज्यूम। आपने देखना है कि जो रिएक्शन आप कर रहे हैं उसमें जो pH चेंज है वो उसकी डायरेक्शन क्या है। pH आया तो नीचे चेंज होगा, आया तो ऊपर जाएगा ना, दो ही डायरेक्शन हो सकती है और तो कोई है नहीं। तो आपने वो डायरेक्शन देखनी, उसके हिसाब से अपने एसिड का pKa चूज कर, मतलब कि अपना वो वाला एसिड चूज करना जिसका pKa उस चेंज की डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल आपने वो रिएक्शन करवाया जिसमें आपका जो pH डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि pH एसिडिक मीडियम में डाल रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप स्मार्ट बनेंगे और स्मार्ट बन के आप वो वीक एसिड चूज करेंगे जिसका pKa आपके उस मेंटेनेबल, मतलब कि वो वाले pH से छोटा है जो आप मेंटेन करना चाहते हैं। मतलब कि जब pH वाकई में नीचे जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आया तो वो इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू, ये बहुत ही फॉर्चुनेट काम होगा बिकॉज उस वक्त के ऊपर ये जो आपके पास बफर है ये परफेक्ट हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, या तो वो इसके क्लोजेस्ट हो जाएगा, क्लोजेस्ट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल आपके उस रिएक्शन का इनिशियली आपके पास pH था 7 ही सपोज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल था वो 6 और उसने नीचे जाना था, मतलब कि pH इज गोइंग टू डिक्रीज। तो आपने क्या किया, आपने एक ऐसा बफर चूज किया जिसके एसिड का जो pKa था, वो था आपके पास 4। तो फॉर एग्जांपल सपोज कि जब ये नीचे जाएगा, फॉर एग्जांपल 5 और क्लोज आ गया, फॉर एग्जांपल
4.5 और क्लोज आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि ये इक्वल हो सकता है, एंड जब पी के इज इक्वल टू इट्स पी एच या फिर क्लोज टू पी एच, तो उस पॉइंट के ऊपर ये जो बफर है ये मास्टर हो जाएगा, ये किंग हो जाएगा उस वक्त। और उस वक्त पी एच चेंज करना, मतलब कि जब व्हेन पी एच इज क्लोज टू पी के, राइट, और व्हेन पी के इज क्लोज टू पी एच, सो उस पॉइंट के ऊपर जो बफर है वो बहुत एब्सोल्यूट काम करता है। सो दीज आर द 3 स्ट्रैटेजीज बाय विच यू कैन एक्चुअली एनहांस द बफर कैपेसिटी ऑफ योर बफर। सो अब आइए बात करते हैं कि कुछ बायोलॉजिकल बफर्स हैं जो आप लैब्स में यूज करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर अप करते हैं। ओके, सो आपके पास एज वी नो कि जो आपके पास बायो लैब्स के अंदर, यानी कि लैब्स के अंदर जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने टिश्यू कल्चर करना है, फॉर एग्जांपल आपने अपने प्लांट टिश्यू कल्चर करना है, फॉर एग्जांपल आपने किसी किस्म का बायो इंजीनियरिंग रिएक्शन करना है, तो उसमें आपके पास बायो बफर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 5 किस्म के बफर हैं। ट्रिस है, TES है मतलब कि टेस है, हेपेस है, मॉप्स है, पाइप्स है। ये 5 किस्म के आपका बफर हैं। यहाँ पर इसके जो एसिड की स्ट्रक्चर है वो भी आपके पास है, कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रक्चर भी आपके पास है, आपकी PKA की स्ट्रक्चर भी आपके पास है, और बफर बनाने का तरीका तो आपको पता है। अच्छा, सो किसी भी सिस्टम में, खासतौर पर बायो लैब्स के अंदर, बफर की कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपने मद्देनजर रखनी है जब आप किसी भी किस्म के रिएक्शन में, कोई सेंसिटिव रिएक्शन में आप किसी बफर को यूज़ करें। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट कि वो तो बहुत कॉमन है कि PKA मस्ट बी +-1 टू pH यू मेंटेन, मतलब कि PKA जो है उसकी जो रेंज है, मतलब कि जो जिस pH को आप मेंटेन करना चाहते हैं वो PKA वाला एसिड चुनें जिसका PKA जो आप उस pH से +-1 की दूरी पर हो, मतलब कि उसके बफर जोन के अंदर हो वो pH, किसके? उस एसिड के। सो नंबर 2 इज दैट के जो बफर कंपोनेंट है वो रिएक्ट ना करें, मतलब कि बफर कंपोनेंट डोंट या डजंट रिएक्ट और इंटरफेयर विद द रिएक्शन और असाई। मतलब कि जो बाजुकात ऐसा होता है कि हम इस तरह के सब्सटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास उस सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम के साथ जाकर उस सिस्टम की चीज़ों के साथ रिएक्ट करने लगते हैं, उस सिस्टम के रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने लगते हैं, और सिस्टम के कुछ इस तरह के बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं जो कि उस सिस्टम को, मतलब उस रिएक्शन को पूरी तरह से नेगेटिव और निगलेक्ट कर देते हैं। तो आपने वो बिल्कुल नहीं करना। मोस्टली फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल जो टिश्यू कल्चर होता है उसमें आपने सोडियम और पोटेशियम के बफर यूज़ करते हैं मोस्टली, मतलब कि ऐसे सॉल्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनके पास जो आपके पास आयंस हैं, जो आपके पास जिसको आप लोग स्पेक्टेटर आयन कहते हैं, वो आपके पास सोडियम एंड पोटेशियम जो कि नेचुरल सॉल्ट्स के आयंस होते हैं, मतलब जो कि लिविंग सिस्टम में बहुत प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट या इंटरफेयर नहीं करते। दूसरा ये है कि सुटेबल आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर, मतलब आपने उस एसिड की जो, मतलब कि उस बफर की जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो इतनी रखनी है कि उस आयनिक स्ट्रेंथ इतनी ना हो जाए कि उस रिएक्शन के अंदर जो फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, आयनिक ग्रुप्स, जो कि आयोनाइज ना हो जाए या डी आयोनाइज ना हो जाए, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोनेट ना हो जाए, डी प्रोटोनेट ना हो जाए, मतलब कि किसी भी तरह से ये जो बफर है ये उस रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे। नंबर 4 इज दैट के बफर कंपोनेंट डज नॉट कॉज प्रिसिपिटेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बिकॉज आप पता है कि समटाइम्स आप इस बफर के अंदर वीक एसिड एंड खासतौर पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन इतनी कर देते हैं कि वो जो आपके पास बफर के कंपोनेंट है वो उस रिएक्शन के अंदर उस रिएक्टेंट्स के रिएजेंट्स को प्रिसिपिटेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि प्रिसिपिटेशन होती है जिससे आपके पास जो रिएक्शन है उसका रिजल्ट 100% नहीं आ पाता, ठीक है। सो ये आपके पास कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज़ थी किसी भी बायोलॉजिकल बफर्स की जो कि इस बायो लैब में यूज़ होने वाले बफर में होनी चाहिए, ताकि आपके जो रिएक्शन है या जो आपका काम है, जो आपका कल्चर है, फॉर एग्जांपल आपने कोई सेल ग्रो करना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई मीडिया बनाना है, तो वो आपका सही से हो जाए, आपको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस, आपका मतलब कि जो प्रोसेस है वो ख़राब ना हो। सो दैट वाज इट विद दिस लेक्चर। आई होप सो यू हैव एंजॉयड द होल सीरीज एंड यू हैव लर्नड सम ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस। एंड अगर मुझसे कोई गलती हुई है इस पूरी सीरीज़ में तो आप मुझे ज़रूर नोटिफाई कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, मतलब कि मेरे अंदर आपको किसी चीज़ की कमी लगी है, तो उसके बारे में लाजमी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो यू मे हैव एंजॉयड दैट। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच जनाब। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।